गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को इससे पहले चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें आप लोगों को नर जनन तंत्र क्या है और मादा जनन तंत्र क्या है और लैंगिक जनन, आपको पता है मानव में लैंगिक जनन होता है, ये सब बता दिया गया है। तो आज हम नर जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। तो फिगर बना दिया गया, आप लोग फिगर देख लीजिए। फिगर में होता क्या क्या है, इसके चित्र में दिया क्या है। यूरिटर दिया गया है, सेमिनल वेसिल्स दिया गया है, यूरिनरी ब्लैडर दिया गया है, पास डिफरेंस दिया गया है, पेन्स दिया गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिया गया है, यूरिथ्रा दिया गया है, ग्लैंड पेन्स दिया गया है, फोर स्किन दिया गया है, स्कोट्रम दिया गया है, टेस्टिस दिया गया है, एनस दिया गया है, बल्ब बोरुथ्रा ग्लैंड दिया गया है, रेक्टम दिया गया है, इजेकुलेटरी दिया गया है। ये सब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो नर के अंदर पाए जाते हैं। यानी नर जो होता है उसके अंदर ये सारे पार्ट पाए जाते हैं। इनके थ्रू क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है। और मेन कौन कौन से पार्ट है जिनके थ्रू ह्यूमन यानी नर में रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है। पहला होता है वृषण, जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा भूमिका इसी की होती है, जिसके द्वारा स्पर्म इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है वृषण। वृषण क्या होता है, तो हम वृषण के बारे में जानेंगे। वृषण नर में पाया जाता है, मादा में ये नहीं पाया जाता है, ये नर भाग होता है। और पहला पॉइंट ये नर भाग होता है। दूसरा, ये शरीर से बाहर पाया जाता है। वृषण नर भाग है और ये शरीर से बाहर पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका टेम्परेचर, इसका तापमान शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारे शरीर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होगा। और कम किस लिए होगा, क्योंकि वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का हो तो इसमें शुक्राणु नहीं बनेंगे। इसी कारण हमारे शरीर के टेम्परेचर तापमान की अपेक्षा इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ताकि इसमें शुक्राणु का निर्माण हो सके। ये काम होता है टेस्टिस का, यानी वृषण जो होता है वो नर भाग होता है और ये शरीर से बाहर होता है। इसका तापमान शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें शुक्राणु का निर्माण हो सके। अगर शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होगा तो इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, और शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं हो सकती। आपको फिगर में दिखाया गया है कि वृषण कहाँ पे है, टेस्टिस कहाँ पे है, आप देख सकते हैं। वृषण यहाँ पे है और ये इसके अंदर महीन कुंडलित नलिका पाई जाती है। ऐसे बहुत सारे महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर। और इसमें शुक्र नलिकाएं उपस्थित होती, इसमें शुक्राणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तभी तो शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। तो टेस्टिस में क्या होता है, ये नर भाग होता है। आपको बताया गया है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसमें आपको बताना है कि वृषण का मेन काम क्या है। वृषण क्या करेगा, इसमें शुक्राणु होंगे, शुक्राणु के द्वारा शुक्राणु की कुंडलित नलिका होगी और ये कुंडलित नलिकाएं क्या करेंगी, शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे। निर्माण तभी होगा सब हमारे शरीर के टेम्परेचर से, तापमान से 2-3 डिग्री
कम हो इसका टेम्परेचर, तभी शुक्राणुओं का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब दूसरा पढ़ना है आपको इपीडाइडाइमिस। अधिविरसण क्या होता है? अधिविरसण आपको अधिविरसण के बारे में पढ़ना है। यह कुंडलित, ये भी कुंडलित नलिकाकार नलिकाकार लंबी एवं चपटी संरचना होती है। अधिविरसण जो होता है कुंडलित नलिकाकार लंबी एवं चपटी संरचना होती है। आपको इसमें दिखाया गया है कि इपीडाइटिस कहाँ पे है। यह लगभग 6 मीटर लंबा होता है, लगभग 6 मीटर लंबा होता है और इसके 3 भाग होते हैं। ये इतना भाग जो है यही कहलाता है। पहला होता है शीर्ष, हेड कहते हैं। दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है पुच्छ, जिसे टेल कहते हैं। ये रीजन टेल होगा और ये बॉडी होगा और ये हेड होगा। ये 3 रीजन इसके होते हैं। ये आपको बाद में बताया जाएगा कि हेड का कार्य क्या होता है और बॉडी का कार्य क्या होता है और टेल का कार्य क्या होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि शुक्रवाहिनियाँ क्या होती है, इनमें शुक्रवाहिनियों का क्या कार्य होता है। शुक्रवाहिनियाँ में आप जान रहे हैं कि शुक्राशय होगी, इसमें स्पर्म बनेंगे। यह एक जोड़ी पाई जाती है, नर में यह एक जोड़ी पाई जाती है। और यह 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। यह 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। शुक्राणु इनके द्वारा इनके उदर गुहा में या शुक्राशय में पहुंचते हैं। शुक्रवाहिनी क्या है? यह एक जोड़ी पाई जाती है। लगभग यह 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरा पॉइंट है शुक्राणु इनके द्वारा उदर गुहा में या शुक्राशय में पहुंचते। शुक्रवाहिनी एक नलिका होती है पतली सी, जिसके द्वारा जो शुक्राणु बने होते हैं, स्पर्म बच्चे बने होते हैं, वो शुक्राशय में पहुंचते हैं, यानी वाहिनी में पहुंचते। इन्हीं के द्वारा ये कलेक्ट करके इसको शुक्राशय में पहुंचाते हैं। दूसरा आता है शुक्राशय बेसिस।
अब शुक्राशय है तो ये कैसी होगी, थैली के आकार की होगी। अगर ये थैली के आकार की नहीं होगी, जो इसमें स्पर्म आएंगे वो इसमें रह सकते हैं, नहीं रह सकते, वो इधर से उधर हो सकते हैं। तो इसीलिए यह कैसी होती है, इसकी थैली नुमा संरचना होती है शुक्राशय की, इसकी थैली नुमा संरचना होती है। दूसरा, यह हल्का पीला तरल क्षारीय पदार्थ का सिक्रीशन करता है। जो हल्का पीला तरल होता है, क्षारीय तरल पदार्थ होता है, इसी में जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, इसी के साथ इस थैली में जाते हैं। अगर ये तरल पदार्थ हल्का पीला जो क्षारीय रहता है ना हो तो शुक्राणु जो होंगे, आपने शुक्रवाहिनी पहले पढ़ी है, उसमें नहीं जाएंगे, इसी के थ्रू शुक्राशय में जाते हैं, शुक्रवाहिनी के थ्रू। और ले जाता कौन, जो हल्का पीला तरल क्षारीय माध्यम होता है, इसी के साथ जाते हैं। जैसे हमारा ब्लड होता है, अब ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और जितने मिनरल्स होते हैं हो सकता है तो उनको भी तो कैरी करता है। अगर ब्लड ना कैरी करे तो क्या सारे स्थान पे जो पहुंचता है न्यूट्रिएंट्स या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जिसको जहाँ पे आवश्यकता होती है, ब्लड ही पहुंचाता है। अगर ब्लड ना होता तो सारे अंगों को, हमारे सब जगह पे ना ऑक्सीजन मिल पाता, ना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता, और ना ही न्यूट्रिएंट्स मिलते। तो जैसे ब्लड का कार्य होता है, वैसे जो हल्का पीला तरल क्षारीय पदार्थ होता है, उसका काम होता है जो थैली में शुक्राशय होता है उसको स्पर्म को पहुंचाना। अगर ये ना हो तो स्पर्म जो होगा शुक्राशय में नहीं जा सकता। और ले कौन जाएगा, शुक्रवाहिनी लेके जाएगी। शुक्रवाहिनी इसको, स्पर्म को शुक्राशय में ले जाएगी, जो थैली नुमा संरचना होती है, और ये हल्का पीला क्षारीय पदार्थ होगा, इसी के माध्यम से जो स्पर्म होगा शुक्राशय में जाएगा। अब आपको तीसरा पढ़ना है, मूत्र मार्ग क्या होता है। इसके बाद पांचवा है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग सक्रिय मूत्राशय सक्रिय भाग मूत्र मार्ग में खुलता है। मूत्र मार्ग का मतलब होता है जिस रास्ते से मूत्र जा रहा है, कोई पतली नली होगी, हर एक को जाने के लिए जितने भी, चाहे तरल पीला पदार्थ हो, चाहे स्पर्म को जाने के लिए हो, चाहे यूरिन यानी मूत्र को जाने के लिए एक नली होनी चाहिए, तभी तो जाते हैं। यानी कह सकते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा एक नली होती है जिसके थ्रू क्या होगा, मूत्र मार्ग होगा। और ये मूत्राशय मार्ग एक होता है जिसे सकरा भाग होता है, और वहाँ से जाके मूत्राशय जो होता है मूत्र मार्ग में खुलता है। आपने किडनी का फंक्शन पढ़ा होगा, किडनी जो होता है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग करने का कार्य करता है। तो किडनी का जो होता है, एक अपवाही धमनी होती है, एक अधिवाही धमनी होती है, इफरेंट आर्टियोल्स और अफरेंट आर्टियोल्स, जिनके द्वारा वो क्या करता है, जाके गुदा में खुल जाता है ना,
गुदा में खुलता है तो वहाँ से मूत्र मार्ग होता है, और मूत्र मार्ग के थ्रू जो मूत्र होता है वो मूत्राशय में चला जाता है। तो यहाँ पे मूत्राशय जो होता है एक सक्रिय मूत्र मार्ग होता है, और कहा जाता है कि अगर और मूत्र मार्ग कभी कभी अस्खलन होने पर, कभी कभी जब स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म नहीं बन पाता, और जब स्पर्म नहीं बन पाता तो अस्खलन होता है, और जब अस्खलन होता है तो ये जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग यहाँ से जो स्पर्म होते हैं वो मूत्र नली के थ्रू बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता। जब स्पर्म निकल आएगा, जब स्पर्म रह ही नहीं गया तो कहाँ से एम्ब्रियो बनेगा, यानी एम्ब्रियो जेनेसिस की क्रिया होगी ही नहीं यहाँ पे। जब तक स्पर्म नहीं होगा तब तक भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण नहीं बनेगा तो नया संतान नहीं आएगा। तो इसीलिए जब अस्खलन होता है तो अस्खलन होने पर स्पर्म जो होता है मूत्र मार्ग के थ्रू, स्पर्म मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकल आता है। यही मूत्र मार्ग की क्रिया होती है। मूत्राशय सक्रिय भाग और मूत्र मार्ग में जाके खुलता है, और कभी कभी अस्खलन की प्रक्रिया होती है जब स्पर्म बनता है, और जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म आपको बताया गया था 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनता है। हो सकता है बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ का टेम्परेचर बताया गया है तो 35 हो सकता है, या तो 34 ही हो सकता है। तो ना होकर 37 डिग्री कभी कभी चला जाए तो क्या होगा, स्पर्म बनेगा नहीं, तो भूस्खलन हो जाएगा, और भूस्खलन जब होगा तो मूत्र मार्ग के थ्रू, इस नली के थ्रू स्पर्म बाहर आ जाएगा, और जब बाहर बनेगा एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया वहाँ पे नहीं होगी। अब आपको बताना है सीसन का क्या कार्य होता है। और जो मूत्र मार्ग होता है वो सीसन के रास्ते से निकलता है। यह बेलनाकार होता है, नुमा। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बना है ये सीसन का स्ट्रक्चर है। तो ये सीसन जो होता है बेलनाकार होता है, थैलीनुमा होता है, और इसमें पेशिये, जैसे हमारी स्किन है, ये स्किन पेशियों से मिलके बनी है ना, तो ये स्किन जो दिखाई दे रही है पतली सी परत, सीसन के ऊपर ऐसे पतली सी परत होती है। तो पेशिये मैथुनांग है, जो मैथुन की क्रिया में सहायक होता है। सीसन बेलनाकार होता है, थैलीनुमा होता है, और इसे मैथुनांग कह सकते हैं, जो मैथुन की क्रिया में सहायता करता है, और इसकी लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। और इसमें यह रुधिर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। रुधिर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। सीसन में पतली पतली महीन सी कोशिकाएं होती हैं, और जो वही कोशिकाएं वहाँ पे रुधिर ले आने और ले जाने का कार्य करती हैं। अब आपको पढ़ना है सहायक ग्रंथियाँ।
नर में जो जनन तंत्र होता है उनमें सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? पहला शुक्राणु, सहायक ग्रंथियां में 3 ग्रंथियां आती हैं। पोजिस्ट्रेट पहला है, दूसरा है काउपर, तीसरा है पेरिनियल। पोजिस्ट्रेट यहाँ पे है, आप देख रहे होंगे, और दूसरा है काउपर। और तीसरा है पोजिस्ट्रेट। पोजिस्ट्रेट ये ग्रंथियां जनन तंत्र में सहायता करती है। जब मनुष्य में जनन होता है, मेल जनन करते हैं, तो उनमें ये सहायता करती हैं। ये वीर्य के निर्माण में, शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करती है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसके कारण जिसे सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्स हार्मोन्स है। तो ये क्या करेंगे? वीर्य के निर्माण में और शुक्राणुओं के निर्माण में ये सहायता करते हैं। अब आपको पढ़ना है कि शुक्राणु क्या होता है, स्पर्म किसे कहते हैं। मानव में जो शुक्राणु होता है 60 मिली माइक्रोन लंबा होता है। इसकी लंबाई जो होती है शुक्राणु की 60 मिली माइक्रोन लंबा होता है। आपने इसका फिगर देखा होगा। इसकी आकृति स्पर्म की इस प्रकार होती है, जिसमें स्पर्म रहता है। शुक्राणु जो होता है 60 मिली माइक्रोन लंबा होता है। इसकी संरचना इस प्रकार होती है, जैसे भाले के आकार की। ये स्पर्म की संरचना होती है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं इस प्रकार। ये टेल हो गई, और ये हेड हो गया, और ये नेक रीजन। ये 3 पार्ट शुक्राणु के होते हैं। अब सिर का काम क्या होगा? यह मुख्यतः गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र समाहित होंगे, जो मैथुनान के समय क्या करेगा है, गुणसूत्र इससे इंद्रियों में जाएगा। और नेक्स्ट जो होता है, इसमें एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होता है। तारक काय उपस्थित होता है। ये शुक्राणुओं का अक्षीय तंतु बनाते हैं, अक्षीय तंतु का निर्माण करते हैं। अब आता है टेल। टेल का क्या कार्य होता है? यह मध्य का अक्षीय भाग होता है। ये मध्य का अक्षीय भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य का आवरण होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है।
कोशिका द्रव्य का आवरण होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं, शक्ति गृह भी कहते हैं। तो इसमें जो स्पर्म बनेगा उनको क्या करेंगे, जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, इनमें शक्ति का निर्माण होगा तो स्पर्म यहाँ से ओवरी के लिए जाएंगे। तो अब इसके बाद आपको पढ़ना है बस ये आपका खत्म हो गया। शुक्राणु क्या होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। तो हेड में इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर गुणसूत्र ना पाए जाएं तो क्या जनन की क्रिया में से नया संतान उत्पन्न होगा। अगर गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं तो कितना भी रिप्रोडक्शन करवा दिया जाए, जनन करवा दिया जाए, वहाँ पे नए संतान की उत्पत्ति नहीं होती। तो हेड पे क्या होता है, गुणसूत्र होता है और यही गुणसूत्र क्या करेंगे, गुणसूत्रों को ले जाएंगे और कितने गुणसूत्र ले जाएंगे, मेल से 23 गुणसूत्र लेके जाएंगे। अब आपको यहाँ पे समझना इस प्रकार तो हो गया, लेकिन किस प्रकार लैंगिक जनन इसमें हो रहा है। तो आपको पहले ही बहुत बार बताया जा चुका है कि नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है। ये स्त्री में उपस्थित होंगे और ये पुरुष में उपस्थित होंगे। तो इससे नर युग्मक निकलेगा, इससे मादा युग्मक। अभी ये हैप्लॉयड नंबर में है। अगर डिप्लॉयड नंबर होते 2n होते तो 46 गुणसूत्र इसमें होते, इसमें भी 46 गुणसूत्र होते। तो ये क्या करेंगे, अपने से हैप्लॉयड नंबर में गुणसूत्र देंगे, डिप्लॉयड नंबर में नहीं देंगे। यहाँ से जब इन्होंने हैप्लॉयड नंबर में गुणसूत्र दिया तो 23 गुणसूत्र इसने दिया, 23 इसने दिया। तो जो युग्मनज बनेगा उसमें कितना गुणसूत्र आएंगे, 23 दूना 46 हो गए, 46 गुणसूत्र। इसके बाद युग्मनज बनने के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा और भ्रूण बनने के बाद नया संतान उत्पन्न हो जाएगा। ये क्रिया है जनन से पहले की। जब जनन होगा तो क्या होगा, नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा। नर युग्मक पुरुष में होगा, स्त्री मादा युग्मक जो होगा स्त्री में होगा। तो जब ये दोनों संलयित होते हैं तो इसमें से हैप्लॉयड नंबर में जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होता है, जाता है। और जब हैप्लॉयड में नंबर में जाते हैं तो 23 गुणसूत्र इसके, 23 इसके, दोनों मिला के 46 गुणसूत्र बना लेते हैं। और जो नया संतान होता है उसमें भी 46 गुणसूत्र आ जाते हैं। 23 कैरेक्टर इसके आएंगे और 23 कैरेक्टर जो होंगे पेरेंट्स के रहेंगे और 23 माता के रहेंगे। तो दोनों के सेम कैरेक्टर मिला के बनेंगे ना, ये नहीं कि पूरा कैरेक्टर पिता का पाएगा, माता और पिता दोनों का सम्मिलित पाएगा। यही होता है रिप्रोडक्शन। आपने आज नर के बारे में पढ़ा है तो कल मादा के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि मादा में किस प्रकार जनन तंत्र होता है।